Hello kids, welcome to Indian Express live analysis with Janvi Patidar. So finally the most demanded and most awaited session is here. ठीक है बच्चा, तो जो भी क्लैट एस्पिरेंट है उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज के सेशन में दिस इज डे 1, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, हाउ टू डू द प्रॉपर एनालिसिस. ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है इसका डिटेल 360 डिग्री एनालिसिस इन टुडेज सेशन विल गोइंग टू डिस्कस. देखिए, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वेदर इट्स फॉर द हिंदू न्यूज़पेपर, वेदर फॉर इट्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, प्लीज टेक सब्सक्रिप्शन इन हार्ड कॉपी बिकॉज एनालिसिस आपका करंट अफेयर प्रिपेयर करवा देगा. आपको थोड़ी बहुत आपका जो रीडिंग एक्यूमेन है, लीगल एक्यूमेन है, करंट अफेयर्स विथ your legal current affairs, we will see that thing, but when it comes to reading comprehension, वो live analysis देखने से reading comprehension आप नहीं सीख सकते हो. For reading comprehension you have to read your own newspaper. ठीक है, so it's very very important to take subscription of newspaper. हेलो बच्चा, हेलो, how you doing? चलिए सो स्टार्ट करते हैं. तो अभी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक देश में चल रहा है, नीतीश कुमार. ठीक है, नीतीश कुमार वैसे तो हमेशा डिबेट्स में ही रहते हैं. सो इन्होंने कल रिजाइन दे दिया था. ठीक है, 2-3 दिन पहले चर्चा चल रही थी क्या नीतीश कुमार रिजाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो कल फाइनली क्लैरिटी आ गई है. अब नीतीश कुमार बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे थे. ठीक है, सो इनका रेजिग्नेशन अपने आप में जो बिहार पॉलिटिक्स है उसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज यहाँ से पूरी जो सरकार की आइडियोलॉजी है आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन वो पूरी चेंज होने वाली है. ठीक है, सो अब हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दे दिया. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भैया कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, क्या प्रोसेस होती है रेजिग्नेशन की. ठीक है, ये एनालिसिस करना है हमें. ठीक है, सो नीतीश कुमार ने क्यों रेजिग्नेशन दिया? क्योंकि नीतीश कुमार का ये सपना था, एज पर हिज वर्डिंग, दैट उन्हें राज्यसभा, वो सब हाउसेस में सर्व कर चुके थे बट उन्होंने राज्यसभा में सर्व नहीं करा था. उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनना था, तो ही इज गोइंग टू नॉमिनेट, ही इज गिवन हिज नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा. ठीक है, सो ये भी सवाल होता है क्या सीटिंग जो चीफ मिनिस्टर होते क्या वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं इस ग्राउंड पर, क्या उन्हें राज्यसभा के इलेक्शंस में लड़ना है, सो एंड सो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फेस, चलिए समझते हैं. ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले हम आर्टिकल 164 समझ लेते हैं. ठीक है, जब भी हम सीएम की बात करते हैं, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं बोला गया है दैट सीएम. ठीक है, ऐसा क्या कहा गया है इस पर आर्टिकल 164 of Constitution of India that the chief minister is appointed by governor. ठीक है, एंड जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब टेन्योर कैसे डिसाइड होता है, चीफ मिनिस्टर का क्या टेन्योर होता है, कब तक वो पावर एंजॉय करते हैं, जब तक उनकी पार्टी, जब तक मेजॉरिटी में, जब तक वो मेजॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे, जब तक उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी पावर है. जिस दिन गठबंधन हुआ, कुछ किसी एमएलए ने पार्टी छोड़ी या वो मेजॉरिटी नहीं हुई, तो दूसरी पार्टी के लीडर सीएम बन जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट जैसा फिक्स रूल नहीं रहता कि एक बार आप सीएम बन गए तो आप 5 साल तक कंटिन्यू सीएम रहेंगे. नो, इट्स नॉट द रूल. ठीक है, मेजॉरिटी, जब तक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी है, लेजिस्लेटिव हाउस में जब तक आपकी मेजॉरिटी है, तब तक ही आप सीएम रहेंगे. ठीक है, अब इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, इट्स नॉट कंपल्शन दैट रिजाइन, दे हैव टू रिजाइन वॉलंटरीली. ठीक है, सो अब यहाँ पे सवाल उठता है, जब हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, क्या उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन वायलेट करा है फॉर गिविंग वॉलंटरी रेजिग्नेशन? नो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कोई पार्टी, ठीक है, उनके जाने से पार्टी नहीं टूटी है. ठीक है, ही इज स्टिल द एमएलए और उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन से रिजाइन करा है. ठीक है, सो
आर्टिकल, if you are talking about एंटी डिफेक्शन लॉ, if you are talking about शेड्यूल, तो क्या उन पर ये अप्लाई होगा, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो हम ये भी समझेंगे कि क्या होता है एंटी डिफेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। न्यूज़ क्या थी कि भैया नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, सो अब लोगों के दिमाग में ये भी सवाल थे कि अब नेक्स्ट सीएम कौन होगा बिहार का। सो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी और जो भी मेजॉरिटी पार्टी है बिहार में उनका ही लीडर, बिकॉज देखो पार्टी के जो मेजॉरिटी होती है पार्टी की, वो अपना एक लीडर डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो लीडर होता है वही सीएम बनता है। तो जो भी अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देगा उनकी पार्टी से सीएम होगा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है कि कुछ पार्टीज के एमएलए दूसरी पार्टी में चले जाए, हो सकता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बीजेपी और फ्रॉम जेडीयू, हो सकता है किसी और पार्टी से भी बन सके। ठीक है, वी विल सी। ठीक है, नाउ सो चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देते हैं गवर्नर को। जैसे ही गवर्नर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, सो गवर्नर इनवाइट करते हैं लीडर कमांडिंग मेजॉरिटी सपोर्ट। तो जिस भी पार्टी से नेक्स्ट मेजॉरिटी सपोर्ट आता है उस पार्टी का लीडर नेक्स्ट सीएम बन जाएगा। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर की ओथ अंडर विच आर्टिकल्स? अगेन आर्टिकल 164। नाउ अब ये सवाल हो रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल तभी लगता है एक पर्टिकुलर स्टेट में जब उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रहती, तब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, तब होते हैं फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, सो आर्टिकल 356 अप्लाइज ओनली अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल होंगे कि मैम क्या होता है, क्या कैसे आप कह रहे हो कि ये पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो बच्चा जब भी हम वेदर इट्स पार्लियामेंट और वेदर इट्स लेजिस्लेटिव हाउसेस, ठीक है, कभी हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, तो आपको मेजॉरिटी में आने के लिए, ठीक है, आपको सर्टन नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होती है। ठीक है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, और आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लीजिए एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मान लीजिए जो एक फॉर लेट्स से एग्जांपल, ठीक है, टेक इट एक्स द एग्जांपल ओनली, 20 मेंबर है XYZ पार्टी से 20 एमएलए। ठीक है, XYZ पार्टी के 60 एमएलए, XYZ पार्टी के 80 एमएलए। मेजॉरिटी के लिए उनको चाहिए थे 120 सीट्स। अब देखिए किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, सो क्या करती? गठबंधन कोलिएशन गवर्नमेंट, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सो पार्टी या तो आपस में कर लेती कोलिएशन एंड वो लीडर चूज कर लेती है, या तो कभी कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में ना आए। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि XYZ पार्टी के पास 120 एमएलए थे, देवर इन मेजॉरिटी। 2019 में मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए हम मेजॉरिटी में एक पार्टी, लेकिन बाद में पार्टीज फ्लिप हो गई, वहाँ के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। अब देखिए वो ऐसे नहीं पार्टी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, कुछ सर्टन एक्सेप्शंस होते हैं, हमारे देश में एक्सेप्शंस का ही लूपहोल उठाया जाता है। ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट द टाइम शेड्यूल्स, तो उन्होंने दूसरी पार्टी चूज कर ली, तो वो पार्टी तो मेजॉरिटी खत्म हो गई इस पार्टी की, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। तो अगेन फिर आपको अपनी मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट होता है, आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, सो वॉलेंटरी कभी कोई रेजिग्नेशन हो रहा है जो नीतीश कुमार के केस में हुआ था, तो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ गवर्नमेंट फेलियर, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। ओके, सो इफ एनडीए रिटेन्स मेजॉरिटी नो प्रेसिडेंट रूल अराइजेस। ठीक है, कभी एक पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी तो प्रेसिडेंट रूल बिहार में नहीं लगने वाला है। ठीक है, सो नीतीश कुमार के साथ जो हुआ है सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, नाउ और कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि मैम वो अभी एमएलए, क्या वो एमपी और एमएलए हम साथ में रह सकते? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जैसे ही आपने राज्यसभा में मेंबर बने,
आपका जो एमएलए का पद है वो ऑटोमेटिकली चले जाता है। अब 2 हाउसेस को एक साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो पावर, ठीक है। नाउ थोड़ा बहुत ब्रीफ में समझ लेते हैं व्हाट इज 10th शेड्यूल, ठीक है बच्चा। अब जब मैं ओरिजिनली बात करूं दैट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल नहीं था। अब जब भी मैं ओरिजिनली टर्म यूज कर रही हूँ, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s, ठीक है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। जिसे बाद में इंसर्ट करा गया था फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट वाज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, ठीक है। सो ये शेड्यूल कहता है कि कब डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन के डिफरेंट ग्राउंड्स है, ठीक है। आर्टिकल 108, कभी कोई कभी कोई एमपी है या कोई एमएलए है, ठीक है। अभी मैं ग्राउंड्स बता रही हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू आर्टिकल 102। कभी वो इनकैपेसिटी हो जाती है, कभी उन्होंने कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ठीक है। इफ दे हैव प्रूवन मिसबिहेवियर फर्दर, कभी उन पे कोई डेट है, ठीक है, कुछ उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वॉयलेट करा है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे समथिंग, सो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। कभी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब एक पद तो आपने रखा है, साथ ही साथ में आपने दूसरा पद भी रख लिया है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड्स हो सकता है। तो देयर एन नंबर ऑफ ग्राउंड्स। इन नेक्स्ट क्लास इन लाइव एनालिसिस वी विल डिस्कस, ठीक है, इन डिटेल। सो when we are talking about 10th शेड्यूल, ठीक है, तो 10th शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? when a legislator voluntarily gives up the party membership, ठीक है। जब आप एक पार्टी की मेंबरशिप, आप एक एक्स पार्टी में और उसकी मेंबरशिप आप छोड़ देते हो। अब यहाँ पे नीतीश कुमार ने मेंबरशिप नहीं छोड़ी है पार्टी की, ठीक है। फर्दर कभी आप जो पार्टी का विप होता है उसके अगेंस्ट जाके आप उसकी परमिशन के अगेंस्ट जाके वोट करते हो, सो दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो द 10th शेड्यूल रेगुलेट्स द लेजिस्लेटिव मेंबरशिप नॉट एग्जीक्यूटिव ऑफिस। सो नीतीश कुमार ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिस छोड़ा, एज ए सीएम उन्होंने रिजाइन करा, नॉट एज ए एमएलए, ठीक है। सो रेजिग्नेशन एज ए चीफ मिनिस्टर डज नॉट ट्रिगर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए बच्चा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी जो हो रहा है ईरान, इजराइल, यूएस टेंशंस, डिस्प्यूट्स, द वॉर विल बी द राइट टर्म टू यूज, ठीक है। तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही है, इससे इंडिया भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपने परसों ही देखा होगा, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ओशन, ठीक है, तो जो वहाँ पे शिप था इरानियन, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, 18 जो सेलर्स थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि अमेरिका किस हक से कर रहा है इंडियन ओशन पे आके दूसरी कंट्री की शिप को, ठीक है। व्हाट आर मैरीटाइम लॉस, व्हाट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये बहुत अच्छा आज एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, सब बच्चों को जानना है, ठीक है, ये एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना है। एंड बिलीव मी, स्टार्टिंग में थोड़ा चीज़ें टफ लगेगी कि मैम चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बट लेट मी क्लियर वेरी फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। जॉट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स if you are not aware, if you are not revising your current affair, if you are not aware what is happening in world, what is happening in India, how things are impacting India and so, so you will not understand editorial, because editorial mostly, whether it's the Hindu editorial or whether it's Indian Express editorial, जो majority of editorials आते हैं वो जो current events चल रहे होते हैं उनके आसपास घूमते हैं, उनके आसपास सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो जितने अच्छे से आप अवेयर रहोगे उतने अच्छे से आपको एडिटोरियल भी समझ में आएंगे, ठीक है। सो ये एक्सप्लेन्ड पेज में था इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें बताया गया था, ठीक है, जो इरानियन फ्लाइट था आइरिस टेना, ठीक है, ये हमारे इंडिया में एक एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026, ठीक है। जो मिलान 2026 थी, या जो मिलान एक्सरसाइज होती है इंडियन नेवी की, सो उसमें अराउंड 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। क्यों ये एक्सरसाइज करवाई जाती है? ताकि हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग हो सके, कोलैबोरेशन बढ़ सके कंट्रीज के बीच में, ठीक है। सो मिलान 2026 में पार्टिसिपेट करा था इरानियन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी थी इंडियन नेवी ने। सो वहां पर जो इरानियन शिप आया था आइरिस टेना, इसको यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, यूएस सबमरीन ने, ठीक है। So while returning from the exercise, the warship was torpedoed by the US submarine near Sri Lanka.
ठीक है, ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्यों है ये एडिटोरियल। सो इस पे सवाल उठता है कि कैसे हमारे पास वर्ल्ड में क्या कोई मैरीटाइम लॉस नहीं है, बिकॉज लैंड पे लड़ना अलग बात होती है, सी के लिए अलग लॉस होते हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीटली बाइफरकेटेड एंड डिमार्केटेड। सो हाउ कम यूएस कैन डिस्ट्रॉय ईरानियन शिप? ठीक है, तो समझते हैं। तो बच्चा जब भी हम मैरीटाइम, जब भी हम समुद्र की बात करें, जब भी हम ओशंस की बात करें, सो ऑलवेज रिमेंबर वन कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी क्लैट की जर्नी होगी, अगेन एंड अगेन यू विल सी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, बिकॉज जब भी मैरीटाइम लॉ की बात होती है तो वन ऑफ द मेजर कन्वेंशन है ये। ठीक है, इट्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी क्या है मैम, क्या ये रेगुलेट करती है, तो चलिए ये समझते हैं। ठीक है, सो बच्चा जो यूनिक लॉस है ये टेरिटोरियल वाटर्स को रेगुलेट करती है, आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को रेगुलेट करती है, हाई सीज नेविगेशन को रेगुलेट करती है। क्योंकि देखिए ओशन में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कितना पानी हमारा है, कितना पानी चाइना का, बिकॉज वी ऑल नो जो चाइना करता रहता है इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो मिनरल सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कहाँ पर हम माइनिंग कर सकते हो, ये चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। ठीक है, सो एज पर दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, दिस कन्वेंशन लार्जली फोकस ऑन व्हाट? मैरीटाइम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब पीस टाइम गवर्नेंस ऑफ द ओशन, नेवल वॉरफेयर ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब भी ये कॉन्फ्रेंस रेगुलेट करता है। अब देखिए यूएस इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का सिग्नेटरी नहीं है, बट क्या इसका मतलब ये है कि यूएस सिग्नेटरी नहीं है तो कोई सा भी ओशन होगा वहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, किसी भी वॉरफेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा? नो, बिकॉज मैरीटाइम लॉज के अंडर यूएस आता है, मैरीटाइम लॉज से रेगुलेट होता है, भले ही उसने ये कन्वेंशन साइन करी हो या नहीं करी हो। ठीक है, तो जब हम यूनिक लॉज कन्वेंशन की बात करते हैं, इसको लॉ ऑफ सी भी कहा जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सी हम कभी बात करेंगे टेरिटोरियल वाटर्स की। ठीक है, कैसे डिमार्केट करा हुआ है, तो 5 इसमें हमारे इलाके बटे हुए हैं। ठीक है, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटेंजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। ठीक है, क्यों इसमें हमने बांट दिया है? ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। बेस लाइन आप दिमाग में विशाखापट्टनम वाइजैक ले लीजिए। ठीक है, आप दिमाग में तमिलनाडु केरला ले लीजिए। ठीक है, दिमाग में आया भारत का मैप खुला। ठीक है, तो वहाँ से आप बेस लाइन मान लीजिए, तो हमारे जो इंटरनल वाटर्स हैं, ठीक है, इस पर एक्सक्लूसिव हमारी सॉवरेनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके इंटरनल वाटर्स पे विदाउट योर परमिशन ऑफ नेवी नो फॉरेन शिप कैन एंटर। अब नीचे तो लैंड है, ऊपर कोई ड्रोन भी जो आपका नेशनल एयर स्पेस है वो आपका ही है, विदाउट योर परमिशन नो इंटरनेशनल फ्लाइट और नो एनी इंटरनेशनल ड्रोन किसी भी कंट्री का नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इंटरनल वाटर पे हमारा अधिकार होता है। अब बच्चा जो इंटरनल वाटर से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, टेरिटोरियल सी चालू हो जाता है। अब हम कभी टेरिटोरियल सी की बात करेंगे तो अगेन टिल योर टेरिटोरियल सी पूरा लैंड का राइट और नेशनल एयर स्पेस ये आपका होता है। ठीक है, पूरा इंडिया को होगा टिल 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, अब चालू होती चीजें यहां से। ठीक है, कंटेंजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। नाउ अगेन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वगैरह में नाउ अब यहाँ पर हर कोई आपको कभी वो आपके अंडर आती है तो वहाँ पर आप ही माइनिंग कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू टेक परमिशन, हर एक कंट्री वहाँ पे आके नहीं कर सकती है। बट राइट आफ्टर योर टेरिटोरियल सी, जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स खत्म होता है, आप जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, ठीक है, इंटरनेशनल एयर स्पेस को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो, किसी भी कंट्री का ड्रोन आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज नॉट योर स्पेस, दिस इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, नाउ हाई सीज आर ओपन फॉर ऑल। हाई सीज में किसी भी कंट्री की शिप जा सकती है, बोट आ सकती है, एनीथिंग। ठीक है, इट इज नॉट, हाई सीज आर नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, प्रॉपर कभी हम रेगुलेशन की बात करेंगे जो 200 नॉटिकल माइल तक रहता है हर एक कंट्री का, दिस इज जस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, यहाँ पर भी
इंटरनेशनल एयर स्पेस आपका रेगुलेटेड नहीं है। थोड़ी क्लास लेंदी जा रही है, आपको लग रहा होगा कि मैम इतना डिटेल में क्यों, बिकॉज ये पहली आज क्लास है, बिकॉज इतना आज की क्लास में बहुत डिटेल में चीज़ों को समझने वाले, फिर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल बी डू एनालिसिस ऑन रैपिड फायर बेसिस, ठीक है। सो डिटेल में जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ अदर देन दिस और क्या मैरीटाइम लॉस है, कन्वेंशन तो हमें समझ में आ गई, देन लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर। तो देखिए जब हम सी लॉस की बात करते हैं तो उसमें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सो लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर यह कहता है कि जो बेलिजरेंट स्टेट है, मतलब जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, उसकी शिप, ठीक है, हम भले ही हम लैंड पे वॉर कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट उसकी शिप पर जो कंट्री है जिस पे वो कॉन्फ्लिक्ट में, जिससे वो वॉर पर है, वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, नेवल लॉ कहता है, ठीक है। सो वॉरशिप बिलोंगिंग टू द बेलिजरेंट स्टेट आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स, देयर लोकेशन इवन ऑन हाई सी डज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम अटैक, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर। अब इसी आर्टिकल में बताया गया था कि यूएन चार्टर क्या कहता है यूज ऑफ फोर्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, हमेशा आप इसमें न्यूज़ में देखोगे। तो यूएन चार्टर की जब हम बात करेंगे, ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कब आया था यूनाइटेड नेशंस, कब आया था यूएन चार्टर, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए, एंड विच वॉज द कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर हेल्ड हुई थी, ठीक है। सो जो आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 है, ये कहता है, ये आर्टिकल कहता है दैट कोई भी स्टेट है वो फोर्स नहीं यूज करे अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाके बिना किसी बात के आप फोर्स नहीं कर सकते, उस कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खराब नहीं कर सकते हो। भारत किसी कंट्री को नहीं कर सकता है ना, भारत में किसी कंट्री आके अपना फोर्स यूज कर सकती है, कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट सेम ही आर्टिकल कहता है इसमें यूएन चार्टर में आर्टिकल 51, ये इस एक्सेप्शन का काम करता है। ये आर्टिकल कहते हैं, अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ था, ऐसे XYZ कंट्री के साथ कुछ हो रहा है, सेम वे वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ईरान एंड इजराइल, ठीक है, कभी ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है कंट्री में घुस के, इजराइल ईरान पे कर रहा है, सो उन्हें खुद को तो प्रोटेक्ट करना होगा ना। सो यही आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 सेल्फ डिफेंस की बात करता है, ठीक है, राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन केस ऑफ आर्म्ड अटैक, ठीक है। सो इफ यूनाइटेड स्टेट्स कैन क्लेम दैट अटैक ऑन द इरानियन वॉरशिप वाज लेजिटिमेट एक्ट, ठीक है, कभी वो प्रूफ कर दें यूएस कि हाँ उन्होंने जो अटैक किया था ऑन पर्टिकुलर वॉरशिप वो लेजिटिमेट एक्ट था, तो सेल्फ डिफेंस के अंदर आएगा और ये लॉफुल में कंसिडर करा जा सकता है एज पर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। बट सवाल ये क्या ये लेजिटिमेट था या नहीं था। अब देखिए इस पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग विचारधारा दी है, जो हमारे एक्स मिलिट्री मैन थे उनका कहना कुछ अलग है। सो वो एक बार देख ले, जो एडिटोरियल में जो कंक्लूडिंग लाइंस में था, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो सम वर सेइंग दैट वी टेक द ओपिनियन ऑफ नेवल ऑफिसर जी अशोक कुमार, so he was like कि US was right because उनके वो मैरीटाइम डोमेन में था अटैक करना, बिकॉज जो नेवल वॉरफेयर लॉस होता है इट सेज दैट द मैरीटाइम डोमेन डज नॉट हैव फिक्स वॉर जोन्स, और कोई वॉर जोन्स डिसाइड नहीं होती है जब हम मैरीटाइम लॉस की बात करेंगे कि कहाँ पर आप अटैक कर सकते हो, कहाँ पर आप अटैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो द अटैक वॉज जस्टिफाइड, बट ऑन द सेम टाइम जब हम सुधीर पिलाई का ओपिनियन ले तो उन्होंने ये आर्ग्यू करा था that the attacks on the foreign warship on high seas are unlawful unless clearly justified। उनका ये कहना था जब तक आप जस्टिफिकेशन नहीं देते हो आर्टिकल 151 सेल्फ डिफेंस, तब तक योर एक्ट इज नॉट लेजिटिमेट एक्ट, ठीक है। सो आया समझ में, एडिटोरियल समझ में आया, ठीक है। व्हाट वाज इट अबाउट, सो जो यूएस ने अटैक करा था ईरानियन वॉरशिप पर INS डिना, उसके ऊपर ये था, ठीक है। हमने समझ लिया था कि क्यों यूएस कर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग,
ठीक है। यूनिक्लॉस कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार फिर जाके कर लीजिएगा। और देखिए कितना भी आप लाइव एनालिसिस देख लिए, बट आई विल बी वेरी ब्रूटल एंड वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, नो वन कैन टीच यू to excel in reading comprehension section. And believe me, why newspaper is important for CLET? Because newspaper सिर्फ आपका current affair prepare नहीं करवा रहा है. With newspaper you are preparing your reading comprehension when you talk about English language section. इससे आपका critical reasoning भी कुछ हद तक prepare हो रहा है, and कोई legal news है तो even legal reasoning part. ठीक है। सो देयरफॉर न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने मैरीटाइम वाला चैप्टर देखा, अभी जो मैरीटाइम वाला हमने एडिटोरियल पढ़ा, इट इज़ पार्ट ऑफ लीगल अफेयर्स, वी कैन से दैट। सो देयरफॉर न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो हमें बाइफरकेट करना आ गया कि कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन, ठीक है, जो चल रहा है ईरान इजराइल यूएस का, ठीक है, हमें ये तो चल रहा है, उन्होंने उसके इतने ड्रोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, अनफॉर्चुनेट 1200 लोगों की जान चली गई है अभी तक इन तेहरान। सो थिंग्स आर हेवायर, नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। सो why US is doing this, why Israel is doing this, why Iran is doing this, क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर अपना पर्सनल आपका ओपिनियन हो सकता है, वॉट एवर आई विल टीच यू दैट इज द ओपिनियन ऑफ न्यूज़पेपर्स, दैट इज वॉट द करंट अफेयर एंड हिस्ट्री इज देयर। ठीक है, ठीक है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी कंट्री, ठीक है, बिकॉज दिस आर ह्यूमैनिटेरियन क्राइम। ओके, सो वी विल डिस्कस डिटेल में क्या है ईरान इजराइल का। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों तक अब देखना न्यूज़ में आपको यही दिखेगा, तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था बिटवीन ईरान और इजराइल। ठीक है, अब एक क्लास में समझाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम ईरान इजराइल की बात करते हैं तो हमें बहुत सालों पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, डेकेड्स बिफोर। ठीक है, ये कह सकते एक रिलीजियस ग्राउंड भी था। ठीक है, डिस्प्यूट स्टार्ट होने का जेरूसलम, जो जेरूसलम की हम बात करते हैं, तो जेरूसलम पे जो अपनी अथॉरिटी है, ठीक है, मुस्लिम्स भी दर्शाते हैं, क्रिश्चियनिटी भी, जूइस भी। ठीक है, एक डिस्प्यूट वहाँ पे वो भी बना था। फर्दर जो अरब, जब जूइस ने अपना देश बनाया था इजराइल, ठीक है, तो उस वक्त उनके साथ नो कंट्री वॉज इन देयर सपोर्ट। ठीक है, अरब वॉर हुआ था, सब अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर अटैक करा था ना। इजराइल कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, बीच में चीज़ें ठीक हुई थी, बट आफ्टर 1979 जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई, तब से बिगड़ती ही गई, बिकॉज इजराइल ने भी अटैक्स किए ईरान पर। फॉर द पैलेस्टीनियन वाला इशू एंगल भी आता है व्हेन टॉकिंग अबाउट ईरान इजराइल गाजा। ठीक है, सो दिस इज वन नॉट एन सिंगल एंगल क्यों ये लड़ते दोनों देशों आपस में। ठीक है, अभी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है ऑफ इजराइल और यूएस क्यों उन्होंने ईरान पर अटैक करा, तो इट्स जस्ट अबाउट दैट वो न्यूक्लियर बना रहे थे। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरफेयर्स। सो क्यों नहीं बनाने दे रही इजराइल के पास, यूएस के पास खुद न्यूक्लियर पावर है, तो वाई ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जा रहा है। ठीक है, सो इस पर भी हिस्ट्री हमें एनपीटी समझनी पड़ेगी। तो इससे पहले जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते। तो फिलहाल में ही ये भी न्यूज़ में था दैट मोदी इजराइल में विजिट करे थे अभी तुरंत एंड आफ्टर 2017। ठीक है, बहुत सालों के बाद मोदी ने इजराइल में विजिट किया था। ठीक है, अब हम इजराइल एंड इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के इजराइल से ऑफकोर्स बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। ठीक है, आफ्टर आई वुड से आफ्टर 1990 बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हमारे इजराइल के साथ, बिकॉज जो भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम इजराइल से खरीदते हैं। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर ईरान, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ट्रेड। ठीक है, अब सबको लगता है कि सिर्फ ऑयल के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, सिर्फ ऑयल के लिए नहीं ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट द रूट, हम बहुत सारे जो मेजर हमारे प्रोडक्ट है, वेदर इट्स बासमती राइस, ठीक है, वेदर इट्स फ्रूट, हम एक्सपोर्ट करते हैं उस देश में। ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड जाता है, शिप्स जाती है।
ठीक है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसका कंट्रोल है, ईरान का कंट्रोल है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि ईरान एंड इजराइल दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, द ओजी प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट, हम वो ईरान में बना रहे हैं, ठीक है, फॉर अल्टीरियर ट्रेड रूट्स। सो देयरफॉर कभी हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज वेरी डिप्लोमेटिक व्हेन इट कम्स टू ईरान, इट कम्स टू इजराइल, बिकॉज बोथ कंट्रीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड therefore we cannot say that Iran is more important or Israel is more important for us. So चलिए समझते हैं. So what was the defense ties for backbone of India-Israel relationship? ठीक है, so again I will repeat that India is largest buyer of Israel's defense equipment. Further, Israel supported India for missile defense, for border surveillance, cyber security में इसराइल ने हमारी बहुत मदद करी है, and for of course for UAVs and for drones. Further, अब समझते क्यों ये वॉर हो रहा है, ईरान एंड इसराइल का वॉर क्यों हो रहा है, what is the reason, the official reason behind the war, ठीक है। so इसको समझने के पहले आपको थोड़ा अभी जो चल रहा है फटाफट वो समझ लेते हैं। तो फिलहाल में ही on 25 Feb 2026 US and Israel launch strikes on Iran, ठीक है, and in retaliation तेहरान जो ईरान है उन्होंने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इसराइल एंड यूएस की तरफ इशू करे थे, एंड जो मिलिट्री बेसिस थे, जो यूएस के मिलिट्री बेसिस थे इन सर्टन कंट्रीज, उसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। तो जो मेजर टारगेट था वो था बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, ठीक है। अब इंडिया क्यों इतना इम्पैक्ट हो रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कुवैत, यूएई, बहरीन, बिकॉज जो हमारा डायस्पोरा है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेंट्स, ठीक है, इन गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, हमारे भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। सो हमारा जो फॉरेन रिजर्व कभी हम बात करेंगे तो मेजरली हमारा गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर टारगेटिंग गल्फ कॉरपोरेशंस, यू आर टारगेटिंग गल्फ कंट्रीज, कभी वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो डायरेक्टली इंडिया इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। नाउ वाई ईरान एंड इजराइल आर एनिमीज, ठीक है। तो फटाफट ब्रीफ में समझते हैं। मैंने आपको जेरूसलम की कहानी तो बता दी। फर्दर 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर हुआ था ईरान इनटू इस्लामिक रिपब्लिक। सो व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू इस्लामिक रिपब्लिक, थिंग्स बिकम सो हॉस्टाइल अगेंस्ट इजराइल, अगेन ड्यू टू रिलीजियस एंड सर्टन रीजंस। फर्दर 1980s एंड 2000 ईरान ने बहुत सारे एंटी इजराइल ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमस, इनमें सुसाइड बॉम्बिंग्स करवाई थी इन इजराइल। फर्दर 2010 में जो साइबर अटैक्स हुए थे बिटवीन दिस कंट्री, और 2024 में चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई, चीज़ें इंटेंसिफाई हो गई एंड वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। सो 2026 में अगेन ओपन स्ट्राइक्स। सो अब क्या है न्यूक्लियर क्वेश्चन, वाई अगेन आई एम सेइंग वाई इजराइल एंड यूएस इज अटैकिंग ईरान, ठीक है, बिकॉज इजराइल एंड यूएस का कहना है कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर बना रहा है, बट क्यों नहीं बनाने दे रहे, बिकॉज एज पर एनपीटी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, जिसका ईरान सिग्नेटरी है। सो जो नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, ठीक है, जो 1968 में साइन हुई थी और जो 1970 में फोर्स में आई थी, ये ट्रीटी कहती है कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे एंड हमें पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना है। ऑफ कोर्स ये ट्रीटी क्यों फोर्स में आई थी, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ नागासाकी, जापान, यूएस, वी ऑल नो, ठीक है। नाउ अब इस पर थोड़ा ये भी सवाल था कि जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो मेजर कह रही थी कि हमें न्यूक्लियर पावर नहीं बनानी, वो खुद न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है, वेदर इट्स रशिया, वेदर इट्स योर यूएस, वेदर यूके, ठीक है, तो ये दूसरी कंट्रीज को किस हद से रोक रही है, ठीक है। तो ये भी सवाल हुआ था, बट सोचो कभी सब कंट्रीज के पास वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर आ गई, सो यू कैन सी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करना कितना मुश्किल होगा, वॉर होगा, सीधा किसी ने कंट्री पे न्यूक्लियर गिरा दिया। सो देयरफॉर न्यूक्लियर पावर को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, सो
न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटी रोकती है। आप न्यूक्लियर एनर्जी, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, देन इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, बट उसमें भी सर्टन लिमिटेशन है, आप कितनी बना सकते हो। बिकॉज अगेन जब हम यूरेनियम, जब हम थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे भी जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती है दैट आर वेरी हार्मफुल। ओके, सो टू प्रमोट पीसफुल न्यूक्लियर यूज एंड एडवांस डिसआर्ममेंट, ये ट्रीटी हुई थी। ईरान ने इस ट्रीटी को साइन करा था, इजराइल ने ट्रीटी नहीं साइन करी है, इंडिया ने ये ट्रीटी नहीं साइन करी है, पाकिस्तान ने ये ट्रीटी नहीं साइन करी है। तो अब देखिए, जब ये ट्रीटी फोर्स में आई थी तो भारत ने बहुत ज़्यादा इसको अपोज करा था, वेहेमेंटली इंडिया अपोज, बिकॉज इंडिया के लिए उस वक्त न्यूक्लियर पावर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना, बिकॉज हमारे डिस्प्यूट्स थे हमारे नेबर के साथ, और जब चाइना न्यूक्लियर पावर है, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, सो इंडिया कैन नॉट बैक स्टेप, बिकॉज जब हमारे नेबर्स थे हमारी सिक्योरिटी के लिए। सो वी ऑल नो ड्यूरिंग द एरेना ऑफ इंदिरा गांधी जी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, हमने पहले ऑपरेशन बुद्धा किया था, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, उसमें हमने छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फिर बाद में 1998 में हमने जो 3 टेस्ट थे वो करे थे, एंड वी डिक्लेयर दैट कि हाँ भारत न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है। सो हमें बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे थे, यूएस ने हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, इंटरनेशनली हमको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ा था, ठीक है। सो दिस हाउ वी हैव बिकम, हमने भी ये ट्रीटी कभी साइन नहीं करी। फर्दर अब देख लेते हैं टॉकिंग अबाउट, सो हमें ये समझ में आ गया ईरान को क्यों न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने दिया जा रहा है, बिकॉज सर्टन रीजन, फर्स्ट द एनपीटी, एंड इजराइल नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी देश नेबर, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पर थ्रेट आ जाएगा, यूएस भी ये नहीं चाहेगा, ठीक है। ईरान ने ओपनली डिक्लेयर नहीं करा है कि वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने वाली है और कुछ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ जस्ट स्पेकुलेशन ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। फर्दर अब देख लेते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर, तो किन किन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, किन किन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। सो यूएसए, ऑफ कोर्स, तो यूएसए फर्स्ट टेस्टेड एंड देन ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945, ठीक है, और एनपीटी इन्होंने 1968 में ज्वाइन कर ली, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ सुडान के पास भी है, यूके के पास भी है, फ्रांस के पास है, इजराइल के पास है, ठीक है। अब जब हम इजराइल की बात करते तो इस पर बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, ठीक है, कि इजराइल के पास है या नहीं है पोजीशन, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, रशिया के पास है एंड चाइना के पास है, ठीक है। अब चाइना ने, यूएसए, रशिया, चाइना, ठीक है, इन लोगों ने जो हमारी इनकी मिसाइल से बहुत पहले डेवलप कर ली थी, वेदर इट्स यूके, ठीक है। इंडिया की जब हम बात करेंगे, सो इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा था, देन फर्दर इन 1998 हमने 3 वेपन्स को टेस्ट करा था, ठीक है, और फिर हमने वर्ल्ड के सामने डिक्लेयर कर दिया था दैट यस वी आर। नाउ हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने ग्लोबल कभी हम एस्टिमेट करेंगे, सो हम इंडिया का नंबर हमें पता होना चाहिए, तो एज पर 2026 अराउंड 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ठीक है। कभी हम चाइना की बात करेंगे, सो अगेन चाइना में 600 है, यूएस एंड रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रशिया के पास है 4309 एंड यूएस के पास है 3700, ठीक है, आया समझ में। चलिए नाउ वाई इजराइल वॉर इज अफेक्टिंग इंडिया, क्यों हमें ईरान से इतना फर्क पड़ता है इजराइल से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करेंगे तो सवाल पूछा जाता है, बच्चा तो ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच से निकलती है, बट हमारा जो भी ट्रेड है, मैंने टॉकिंग अबाउट गल्फ कंट्रीज, ठीक है, हम जितना भी हमारा एक्सपोर्ट होता है मेजॉरिटी 50% इवन हमारा, जो हम कभी ऑयल की भी बात करेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही गुजरता है, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाती तो अपने आप देखिए मेजॉरिटी, ये जो स्ट्रेट है वर्ल्ड में बहुत सारा ट्रेड रूट यहाँ से पास होता है, तो अब ये बंद हो गई थी। अब वर्ल्ड में ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडिया में इम्पैक्ट होगा, शेयर मार्केट गिरेगा, ठीक है, हमारे रिजर्व्स पे फर्क पड़ेगा, एंड ड्यू टू
अभी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टेंशंस चल रही है, ठीक है, हियर हम जो यहाँ पे चाहबार पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, सो जो टेंशंस चल रही है बिटवीन दिस 2 and 3 कंट्रीज, सो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या जो भी गल्फ्स थे, यहाँ पर शिप्स, अब तेल बहुत महंगा हो चुका है, ऑयल महंगा हो चुका है, तो ऑफ कोर्स जो शिप्स से उनके लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो ट्रेड अपने आप थोड़ा मिनिमाइज हो गया। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, शिप्स का बार बार उन पे कुछ ना कुछ ड्यू टू रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं चल सकती ड्यूरिंग वॉर लाइक सिचुएशन, तो ट्रेड बंद हो चुका है बहुत ज़्यादा, इस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। नाउ for the now impact on India's energy security, so how India में जो impact हो रहा है, कैसे हमारी energy security पर impact हो रहा है, ठीक है। so पहले हम देख लेते कि हम कहाँ से कितना क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं भारत में, ठीक है। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट रशिया, सो 2 to 6 बट रशिया से सिग्निफिकेंटली अब थोड़ा हमने कम कर दिया है। इवन कभी हम ईरान की बात करेंगे तो पता है जब हमने चाहबार पोर्ट बनाया था तब हमारे ऊपर सैंक्शंस थे यूएस के, बिकॉज यूएस कैसा है कि हमारी कोई एनिमी कंट्री है, आपने उसके साथ ट्रेड करा तो हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन यूएस ने बाद में जो चाहबार पोर्ट पे सैंक्शंस लगे थे उसको हटाया था, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो मेजरली वी इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया, कुवैत, नाइजीरिया, कोलंबिया, ठीक है, विथ ऑफ कोर्स ईरान। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे मैं पर्सनल ओपिनियन, क्यों बार बार यूएस मिडिल ईस्ट में लड़ाइयाँ करवाता है, क्यों टेंशंस क्रिएट करता है, सो व्हाई, सो मे बी बिकॉज यूएस के पास सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स है, तो अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए भी, सो दे आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट क्यों हर एक लड़ाई में यूएस ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नाउ सो इंडिया के पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इंडिया इम्पोर्ट्स ओवर 85% ऑफ इस क्रूड ऑयल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट, nearly 40 to 40% of India's crude import pass through the strait, and the major suppliers get affected due to the closing of this particular strait। जो हमारे major suppliers है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ठीक है, जहाँ से हम हमारा ऑयल करते हैं, तो ये डिस्ट्रप्ट हो चुका है, ठीक है। इस वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड पेट्रोल महंगा हो गया है। नाउ बिकॉज क्रूड ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक क्रूड ऑयल नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही, कैसे पॉसिबल है, ऑल दिस एनर्जी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द क्रूड ऑयल, ठीक है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए ये आज की न्यूज़पेपर में नहीं था, ये कल की न्यूज़ है, ठीक है, बट इस पर एडिटोरियल दिखेंगे आपको, पेज नंबर 16 पे था, पढ़ लीजिएगा। हमने फिलहाल में ही कनाडा से हमने डील करिए ऑन न्यूक्लियर एक्सपांशन प्लान्स, ठीक है। तो क्यों ये डील इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, देखिए इंडिया का सपना है, ठीक है, इंडिया ने डिसाइड करा बाय 2047, ठीक है, हमें सर्टन 100 गीगावाट्स एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है। सो कैसे हम ये प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज हम न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं, सो हम जितना 1 किलो जितना यूरेनियम एनर्जी प्रोड्यूस करता है उतना 1000 किलोग्राम कोल प्रोड्यूस करता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, कार्बन इमिट नहीं होता है। बट सेम जब हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट होता है, और हमारे देश में हम मेजॉरिटी, हमारे पास खुद कोल है, फिर भी हमें हर साल इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो हमें न्यूक्लियर एनर्जी में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमारे दूसरे सेक्टर डेवलप्ड हो चुकेंगे। अब देखिए भारत के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, भारत के पास ना थोरियम बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व्स हमारे पास है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, और है भी तो बहुत लो क्वालिटी का यूरेनियम है। लेकिन जब हम थोरियम की बात करेंगे, थोरियम मोस्टली कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है, आप जो भी कोस्टल एरिया से, वेदर से तमिलनाडु, ओडिशा, केरला में जो मेगाजाइट एक सैंड होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। बट थोरियम, ठीक है, थोरियम फर्टाइल है, बट थोरियम इज नॉट फिजाइल,
ठीक है, फिजाइल नहीं है, तो इस वजह से हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, इसलिए हमें अगेन यूरेनियम पर रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस पर एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक केस स्टडी है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक लड़की है, उनकी बहुत अच्छी यूरेनियम जब भी एक्सट्रैक्ट होता है या थोरियम एक्सट्रैक्ट होता है तो आसपास जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बन रही होती है तो कितना अफेक्ट होता है लोगों को। ठीक है, तो डेवलपमेंट का एक दूसरा फेज भी है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट थिंग। ठीक है, सो की अग्रीमेंट के आपको ये समझ में आ गया क्या ये अग्रीमेंट है न्यूक्लियर, तो हमने मेजरली यूरेनियम के लिए डील साइन करी है। ठीक है, क्योंकि हम यूरेनियम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन जैसे कंट्रीज से हम करते हैं। ठीक है, ये मेजर हमारे सप्लायर्स है, और रशिया, उज्बेकिस्तान, कनाडा, काजाकिस्तान, ठीक है, ये मेजर हमारे यूरेनियम सप्लायर्स है। नाउ जो यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट था उसमें जो मेजरली डील हुआ था, इट इज बिटवीन इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड केमिको। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है वहाँ की। फर्दर तो 22 मिलियन पाउंड्स का अग्रीमेंट हुआ, इतना हमें कनाडा सप्लाई करने वाला है। ठीक है, बिटवीन पीरियड 2027 टू 2035। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा डील बढ़ी है। ठीक है, बिकॉज इससे हमारे जो मेजर सेक्टर है, कभी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे, इवन जो दूसरे सेक्टर्स भी, उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेडिकल सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में ब्रीडिंग के लिए, हाई क्वालिटी यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपका जो भी पूरा इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, कभी आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो तो इतनी इंडस्ट्री चलाने के लिए कि कहाँ से आप इतनी एनर्जी लाओगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म हम कोल पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सोलर एनर्जी पे ऑफकोर्स वी कैन रिलाई, बट अगेन द कॉस्टिंग इज रियली हाई, सो वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो हमारे यहाँ कौन कंट्रोल करता है व्हेन टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर, सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऐसे तुक्के नहीं मानने हैं। नाउ सो क्या थी, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट डील है? सो अगेन इंडिया सेकंड मेजर यूरेनियम डील विद इन 1 मंथ। ठीक है, हमने सिमिलर डील काजाकिस्तान के साथ भी साइन करी थी। फर्दर ये हमारा न्यूक्लियर लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर फ्यूल है यूरेनियम, ऑफकोर्स फॉर दैट थिंग वी हैव डन इट। नाउ इंडिया में जो यूरेनियम है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू बहुत लो क्वालिटी का यूरेनियम है, कभी है भी, और इतना हमारे पास यूरेनियम रिजर्व नहीं है। ठीक है, 1 to 2% ही है हमारे पास और। ठीक है, लेकिन कनाडा माइंस में 15% है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम है। ठीक है, सो हमारी मेजरली जो यूरेनियम 70% यूरेनियम रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करके ही पूरी करते हैं। ठीक है, सो हमारा जो न्यूक्लियर एक्सपांशन गोल है, ठीक है, हमने 100 गीगावाट हमने टारगेट रखा है 2047 तक। सो हमारा जो कंजम्पशन है, हमारा अभी फिलहाल में कंजम्पशन हो रहा है अराउंड 1884 टन्स, लेकिन जब हम इसकी बात करें, हम और ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की बात करें तो ऑफकोर्स हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ेगी। तो एनर्जी नीड्स के लिए फ्यूल कहाँ से लाएंगे? सो वो फ्यूल खुद हमें बनाना पड़ेगा थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, हम कभी हमारी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेंगे, सो थिंग्स विल गेट सो हेवायर। तो कैपेसिटी इंक्लूड करने के लिए जो रिसोर्स है वो क्या है? यूरेनियम है। सो ये डील्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा हमारा इकोनॉमिक जो आने वाले इकोनॉमी में इम्पैक्ट होने वाला है, इस बेसिस पर इम्पैक्ट ये होने वाला है ऑन बेसिस ऑफ आर न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कितनी हम डिमांड मीट कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज की, कितनी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज मेजर थिंग। ठीक है, नाउ फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, सो ये बहुत ज़्यादा अनइंटरप्टेड फ्यूल है, स्ट्रॉन्ग फ्यूल है। अगेन जियोपॉलिटिकल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्क रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही देखिए हम हमारी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गए। सो जो हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते क्रूड ऑयल्स पर, क्योंकि देखिए अब जो मिडिल लिस्ट है, हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करेंगे, हमेशा हम उन पर रिलाई नहीं कर सकते फॉर क्रूड ऑयल। तो हमें हमारी एनर्जी सोर्स मीडियम हमें ढूंढने पड़ेंगे एंड इट्स हाई टाइम। देयरफॉर 2047 हमने टारगेट रखा है, बिकॉज बार बार मल्टीपल कंट्रीज पर रिलाई करना, ठीक है, दिस इज समथिंग इज डेंजरस इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, नाउ
for the when we are talking about nuclear energy, तो this particular nuclear plant is very important. The plant is Kunnamkulam, maybe I'm mispronouncing, it is India's largest nuclear power plant. ठीक है, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है. ठीक है, अब ये जो प्लांट है किससे ऑपरेट होता है, एक रशियन जो कंपनी है, ठीक है, स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन, इसके साथ मिलकर हमारा ये प्लांट रेगुलेट होता है. ठीक है, 1981 में जो इंडिया सोवियत अग्रीमेंट हुआ था, बट ये अग्रीमेंट तो हो गया था 1988 में, बट बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहा था जिस गांव में बन रहा था वहाँ पर, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात है जब आप एक न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हो वहाँ पर तो हेल्थ हैजार्ड्स वहाँ पर होंगे, तो सेफ्टी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू मिनिमाइज द रिस्क. ठीक है, तो 2001 में जब एपीजे अब्दुल कलाम थे सजेस्टेड प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, तो 2001 में ये प्लांट ऑपरेशनल हो गया था. ठीक है, लोकल प्रोटेस्ट के चलते ये प्लांट नहीं बना था. नाउ अब बच्चा भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम. ठीक है, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में हो सकता है इस बार क्लैट में इस पर सवाल देखने को मिल जाए, तो एक बार समझ लीजिए. देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है बट आई विल बी वेरी क्विक इन एक्सप्लेनिंग यू, तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो हमारा जो ये 3 स्टेज प्लान है, ठीक है, 1950s में ही बन गया था, भाभा जे एटॉमिक, रिमेंबर. सो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. सो जो स्टेज 1 है इसमें हम कहते हैं कि हमें पहले बनाना है यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर, जो कि भारत में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये तो हमने लगभग पूरा कर लिया है. ठीक है, हमारे रिएक्टर्स बनाना हमने चालू कर दिया. अब बात आती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की. अब देखिए ये हाई क्वालिटी है जल्दी. अब इसके लिए जो एनर्जी फ्यूल चाहिए, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कलप्पन ऑपरेशन है यहाँ पर फास्ट रिएक्टर्स चल रहे हैं, तो यहीं से आपकी एनर्जी बनती है. जो अब हमारे पास थोरियम है, ठीक है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड थोरियम में कनेक्शन है. ठीक है, अब थोरियम देखिए, थोरियम अकेला थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए कुछ काम का नहीं है, बिकॉज थोरियम को भी प्लूटोनियम चाहिए, थोरियम को भी यूरेनियम चाहिए, क्योंकि थोरियम एक फर्टाइल फ्यूल तो है लेकिन फिजाइल नहीं है, तो उसको फिजाइल बनाने के लिए प्लूटोनियम चाहिए. तो ये जो प्लूटोनियम बनेगा या जो यूरेनियम बनेगा दूसरी कैटेगरी का, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ही बनेगा. तब हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर आ पाएंगे, बिकॉज हमारे पास थोरियम का बहुत भंडार है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, और कभी हमने थोरियम यूज़ करना चालू कर दिया. सो हमारी जो एनर्जी मीट्स है, हमें दूसरी कंट्रीज पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं होना पड़ेगा. वी कैन प्रोड्यूस आवर ओन न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, सो ये फ्यूचर गोल है, तो अभी हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम कर रहे हैं. ठीक है, सो यूरेनियम इंपोर्ट्स आर एसेंशियल टू सस्टेन स्टेज 1 ट्रांजिशन टू स्टेज 2. अभी हम ये मान लीजिए हम स्टेज 1 ट्रांजिशन पे. ठीक है, सिंपल सी बात है, यूरेनियम समझ में आया, यूरेनियम से बनती है न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, कैसे प्रोटाइप वगैरह में कन्वर्ट होता है, इट्स लॉट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, अब जो यूरेनियम होता है जब उसमें एनर्जी दी जाती है तो वो इधर वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होती है एंड अदर यूरेनियम. अब वो जो प्लूटोनियम होता है बच्चा, वो जो प्लूटोनियम है उसको कभी आप थोरियम के साथ पेयर अप करोगे तो फिर ये यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो इंडिया के पास जो थोरियम है. ठीक है, चलिए नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारा जो मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहा है, तो क्यों अफेक्ट हो रहा है, तो हम जो गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, हमारा 60 लाख हम बासमती एक्सपोर्ट करते हैं. तो अभी क्या हो रहा है, अभी शिप्स चल नहीं रही है, तो वो जो एक्सपोर्ट है ना वो होल्ड पे आ चुका है, वो बीच में रुक चुका है. ठीक है, बिकॉज 40 लाख तो हमारी गल्फ कंट्रीज में जाती है. मेजरली हम कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइट, इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, येमेन. ठीक है, नाउ सो अब ये भी एडिटोरियल कल का है, बट बार बार एनजीटी भी न्यूज़ में आती है. ठीक है, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में एनजीटी के लिए ऑथर ने कहा था, क्रिटिसाइजिंग टोन थी. ठीक है, इट वाज लाइक कि एनजीटी तो है बट वो एनवायरनमेंट के लिए बनी थी, वॉचडॉग है, लेकिन एनजीटी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है. उसके सर्टन रीज़न है. पहली, ठीक है, जो एनजीटी के कभी हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो एनजीटी एज पर एनजीटी एक्ट 2010, ठीक है, एनजीटी ऑपरेशन हुआ था 2010 में ही बना था एनजीटी. सो
चेयरपर्सन होना चाहिए, जो चेयरपर्सन होते हैं जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ तक तो एनजीटी अपना काम ठीक कर रही है कंपोजिशन में, जुडिशियल मेंबर्स का अपॉइंटमेंट। बट जब एक्सपर्ट मेंबर्स की बात आती है, ठीक है, तो एक्सपर्ट मेंबर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, ऑथर का यही कंसर्न था। अब देखिए जो एनवायरमेंट मैटर है, तो बहुत कभी कोई क्रूशियल एनवायरमेंट मैटर है तो उसमें आपकी क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व है, पॉल्यूशन मेजर्स इन्वॉल्व है। जो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट की नॉलेज है, दे विल बी द राइट पर्सन टू डिसाइड, ठीक है। तो आप सिर्फ लॉ डिसाइड कर सकते हो, आप इंटरप्रीट कर सकते हो, आप लूपहोल्स ढूंढ सकते हो, बट यू कैन नॉट डिसाइड कि आपके उस पर्टिकुलर ऑर्डर से उस पर्टिकुलर जगह की इकोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ेगा। और पास्ट में एनजीटी के कुछ ऑर्डर्स ऐसे रहे, कभी हम सैंड माइनिंग की बात करेंगे, फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात करेंगे, जो बहुत एनवायरमेंटल को नेगेटिवली अफेक्ट करें, ठीक है। तो इसी वजह से ऑथर वाज क्रिटिसाइजिंग कि एक्सपर्ट मेंबर्स इंक्लूड होना चाहिए, जब एक्ट खुद कह रहा है, ठीक है। सो प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, वैकेंसीज है यहाँ पर। सो मेजर कंसर्न यही था यहाँ पर कि दैट 4 आउट ऑफ 5 रूलिंग फेवर्स डेवलपर्स। हमने आपको बनाया था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया था, ठीक है। दैट वाज द कंसर्न फॉर द एनजीटी। क्या इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से? क्या हम कह सकते कि क्वाज़ी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी है? इस पर भी कुछ सवाल उठे थे, बिकॉज यहाँ पर जो डिसीजंस है, मोस्टली डिसीजन गवर्नमेंट फेवर्ड डिसीजंस कुछ पास्ट ईयर्स में देखने को मिला है। सो ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग दैट फॉर द अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है। सो एनजीटी अपीयर्स अपील अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन। सो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायस की बात हुई है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, इंजीनियर्स होना चाहिए, लीगल स्कॉलर्स होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, क्लाइमेट साइंटिस्ट होना चाहिए पैनल में, कंपोजिशन में, ठीक है। बिकॉज जो मॉडर्न एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको मॉडर्न सोल्यूशंस चाहिए। आपके 1980 के जो जजमेंट्स है वो आज के जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, जो आज के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। So this was the core editorial argument. Now again this is very important for your current affairs perspective, ठीक है। So very disappointing news. So इसमें कहा था as per the report, ठीक है, of World Obesity Atlas 2026, India in world ranks on second after China for overweight obese children, ठीक है। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी क्या होती है? जब एक पर्सन, एक मेडिकल कंडीशन होती है जब हमारा एक्सेसिव बॉडी फैट होता है एंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है? बॉडी मास इंडेक्स को वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट, ठीक है। तो एज पर आपकी हाइट वेट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट बीएमआई होता है। सो इंडिया में वो खराब होता जा रहा है। अब उसके डिफरेंट कंसर्न्स हैं एज पर रिपोर्ट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ ना फूड इंडस्ट्री प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है, सोशल मीडिया एक्सपोजर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो दिस आर मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया में ओबीज बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब ओबेसिटी मोटा होना प्रॉब्लम नहीं है, मोटे होने के साथ साथ जो हेल्थ इश्यूज आएंगे वो प्रॉब्लम है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होगी, द अदर डिजीजेस दैट आर रिस्की फॉर किड्स, ठीक है। So this is question on our government, what we are doing, where is nutritional food, ठीक है। और ये ओबेसिटी सिर्फ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में नहीं है, हाईली देखी जा रही है। जो पावर्टी, जो बिलो पावर्टी लाइन है उनमें भी बढ़ती जा रही है। तो उन्हें भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है। एंड ओबेसिटी सिर्फ जंक फूड खाने से नहीं बढ़ती, डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। सो 41 million children have high body mass index in India, और ये significantly 2040 तक की और बढ़ेगा भारत में एज पर दिस रिपोर्ट, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा एक हेल्थ कंसर्न है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे बच्चा एडिटोरियल पढ़ने, कैसे एक न्यूज़ को जॉट डाउन करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। हमें सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं पढ़नी, हमें देखना है व्हाट वाज द हिस्ट्री, व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़, because CLET is very interesting in asking 360-degree holistic what analysis,
सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि लास्ट के 2-3 महीने में हम करंट अफेयर पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, करंट अफेयर वेदर यू आर इन क्लास 10th, वेदर यू आर इन क्लास 12th, 11th, डजंट मैटर, ड्रॉपर करंट अफेयर अभी से ही पढ़ना है, बिकॉज करंट अफेयर इज वेरी वेरी कनेक्टेड थिंग। ओके, तो चलिए, टेक केयर, बाय। कल फिर मिलते हैं लाइव एनालिसिस। कुछ भी डाउट्स है बच्चा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाय, टेक केयर।